जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। हम लोग मैथ का जैसा कि देख रहे हैं एक प्रैक्टिस चल रहा है। आज इस प्रैक्टिस का 6वां सेशन है। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और इसे 195 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए रुपए में। ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 1500, ऑप्शन सी है 750, ऑप्शन डी है 1250। इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो कैसे करते हैं आइए बता रहे हैं। तो दो मेथड होता है। सबसे पहला मेथड देखिए कि रघु ने, अगर ऐसे प्रश्न लगाना है तो पहले आपको सीपी मान लेना है, एक तरफ आपको एसपी मान लेना है। सीपी का मतलब कितना चीज का कितना का बेचा। हम सीपी मान लेते हैं कि वो चीज जो था 100 रुपये था। ये रियल नहीं, ये डमी है। मैंने मान लिया 100 रुपये का चीज था। अगर एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचता, अगर 100 रुपये का चीज है 15% की हानि पर बेचता तो उसको कितना पर बेचता है। कहते सर 15। ये नीचे एरो का चिन्ह का मतलब हानि और ऊपर दर्शाऊंगा तो यानी कि लाभ। 100 रुपये का चीज है 15% की हानि पर बेचा तो बेचा कितने का, कहेंगे सर 85 रुपये का। यहाँ तक क्लियर, कहेंगे बिल्कुल सर। फिर कह रहा है यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 रुपये का चीज है, अगर 5% कम में खरीदा होता, यानी 5% कम का मतलब कि यानी ये 95 रुपये में खरीदा होता। 95 रुपये कम में खरीदा होता और उसे 195 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, 100 कर है कि 195 रुपये अधिक में बेचा होता तब उसको 10% का लाभ होता। तो इसी पर और ही 10% का बेचेगा तभी तो आप बताइए 95 रुपये का कोई चीज है और इस पे 10% लाभ हो रहा है तो 95 का 10% कितना। तो किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना हो तो जैसे 95 का 10% तो इसमें 10 से भाग देंगे। जैसे 10 से भाग देंगे तो आएगा 9.5, यानी 9.5 इसमें जोड़ दीजिएगा तो आएगा 104.5। हम जैसे 9.5 जोड़े तो इतना आ गया। अब इन्हीं का अंतर देख लीजिए कितना का अंतर है। तो 85 और 104 यानी अंतर आ रहा है 19.5 19.5 का अंतर आ रहा है। यानी कि पहले वो चीज 85 का था, फिर 5% कम में खरीदा यानी 95 का, फिर इस पे वो 10% का फायदा कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहे थे 104.5। इनका ओवरऑल अंतर देखें तो आ गया 19.5 रुपये। यही अंतर वो पेपर में आपके क्वेश्चन में दिया है कि नहीं 195 रुपया है। 10 हटाएंगे, एक जीरो और लग जाएगा। 195 से 195 एक बार में कट जाएगा, एक जीरो उतार लीजिए। एक का मान आ गया 10। आपसे पूछा गया था सीपी हम 100 माने हैं, इसमें लिया कर 10 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1000, जो कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि पेपर में आप इतना करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड बता रहा हूं, देखिए उससे आप कैसे निकालिएगा। फिलहाल इसको मिटा दे रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं उस तरह के प्रश्न को कैसे आसानी से लगा, एक बार देख लीजिए। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं इसी को कैसे और आसानी से लगाया जा सकता है। आप एक बार समझ लीजिए। आइए देखते हैं अगला कि इसी क्वेश्चन को, फिलहाल इसी क्वेश्चन को आसानी से आप कैसे लगाइएगा। देखिए अगला प्रश्न है, इसी क्वेश्चन को कैसे आसानी से लगा। आप देखिए पहले कह रहा है कि 15% के नुकसान पर बेचता है, यानी कि हानि पर। ये जो पहले 15% के हानि पर खरीदा बेचा या कुछ भी दे उससे आपसे मतलब नहीं, इसको रखे रहिए। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। आगे कह रहा है कि अगर उसे 5% कम में खरीदा होता और 10% अधिक लाभ पर बेचा होता, यानी लाभ पर बेचा होता तब ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे आसान मेथड होता है दोस्तों कि पहले देखिए कितना परसेंट कम में खरीदा और फिर कितना परसेंट अधिक में बेचता है। तो पहले वाला जो लाइन है कि 15% का हानि होता है, इसको छोड़ दीजिए। नीचे स्टेप में लिखिए 5% का कमी हो रहा है तो माइनस, अब प्लस इसको 10% का रहा है कि अधिक में बेचा होता है +10। ए बी रूल पे लगा दीजिए, जैसे ए प्लस बी, यहाँ प्लस ए गुणे बी बटे का 100। इससे क्या होगा, माइनस प्लस से माइनस, 5 गुणे 10 कर दीजिए बटे का 100। इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो आएगा 5 माइनस 10 में से 5 जाएगा 5,
एक जीरो से एक जीरो, 1/2 का मतलब 0.5। अब 5 में से 0.5 घटाएंगे तो आएगा 4.5। जो पहले बार में 5% कम में खरीदा और 10% अधिक में बेचा, इसका यानी कि एकल बट्टा एकल छूट निकाल दिए तो आ गया 4.5। जब ये प्लस में आता है तो इसका मतलब होता है कि लाभ। अब पहले देखिएगा कितना परसेंट कम में खरीदा है, तो लिखा है 15% के हानि पर बेचता है। अब हानि ये लाभ विपरीत रहेगा तो हमेशा जोड़ दीजिएगा, और जो कम अधिक रहेगा उसी के बराबर आएगा। तो ये 15% का हानि है, 4.5 का लाभ है, जोड़ेंगे तो 4.5 और 19, इसमें 15, तो 15 ये हानि और 4.5 है, तो टोटल आएगा 19.5%। ये परसेंटेज में हमेशा आएगा। 4.5 का लाभ, ये 15% क्या नहीं, ये हमेशा परसेंटेज में, तो परसेंटेज में ही आएगा। ये हमारे हिसाब से 19.5% हो रहा है, और ऊपर है ना 195। जैसे क्वेश्चन में देखिए दिया है, परसेंटेज हटाएंगे इधर तो इधर लग जाएगा इंटू में 100, एक स्थान से दशमलव हटाएंगे नीचे 10 लगेगा, तिरछा गुणा करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 95 से 95 काट दीजिए, यही आपका सीपी निकल के चला आएगा 1000। तो आप ऐसे भी चाहे तो कर सकते हैं, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर ये आपको कंफ्यूज लग रहा हो तो फिर से बता दे रहा हूँ। पहले स्टेप में देखिए क्वेश्चन का है कि रघु ने एक वस्तु को 15% के हानि पर बेचता है, तो जो 15% हानि उसको रखे रहिए, उससे कुछ नहीं लेना देना। अगली लाइन में जैसे कह रहा है कि 5% कम में खरीदा 10% का तब लाभ होता है, तो इसका आप एकल बट्टा निकाल लीजिए कि टोटल कितने के बराबर है, तो ये टोटल बराबर है कुल करने के बाद 4.5, और 4.5 आपको देखना है कि लाभ है या हानि। अगर ये लाभ है और ऊपर वाला हानि है तो लाभ हानि हमेशा जोड़ दीजिएगा, हानि यानी विपरीत यानी सेम आएगा तो घटा दीजिएगा, विपरीत आएगा तो जोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए ये हानि था, ये लाभ था, हम जोड़ दिए 15 और 4.5 19.5 परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज हटा इधर 100 काटेंगे डायरेक्ट सीपी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसा कि देख रहे हैं ऐसा ही प्रश्न आजकल ट्रेंड है, पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक निर्माता को 12% का लाभ होता है, एक निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, थोक व्यापारी को 15% का लाभ प्राप्त होता है, और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। जो उस मेज को उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 15,456 रुपया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो इसको सक्सेसिव बोलते हैं, मतलब कि लगातार छूट देकर कोई या तो प्रारंभिक या अंतिम चीज पूछेगा। बिल्कुल आसान है, लगा सकते हैं। कारण निर्माता को 12% का लाभ होता है, तो 100 में 12 जोड़ दीजिए, 112, परसेंटेज हटाइए 100, ठीक है। फिर उसको अगला व्यापारी को 15% का लाभ होता है, तो 100 में जोड़ दीजिए 115 बटे का 100, फिर इंटू में 20% का लाभ होता है, 120 बटे का 100। कह रहा है कि 20%, यदि मेज का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए, यानी कितना का चीज उत्पादन किया था कि इतना इतना का बेचने के बाद खुद को जिसका खुदरा मूल्य बन जा रहा है 15,456। क्वेश्चन का सीक्वेंस जो दिखाई दे रहा है इसका पैटर्न ये है कि यानी सामान था कितना, इसका उत्पादन था कि इतना 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 का लाभ लेकर हम इतना में बेच दे रहे हैं, तो आपसे ये पूछा है। कैलकुलेशन काट देंगे, आंसर आ जाएगा। अब चाहे तो डीएस भी लगा सकते हैं। अच्छा, डीएस का मतलब क्या है कि इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे तो ये तो सब डीएस में एक एक एक, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका 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 जब नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, तो भाग करने का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 112 गुणे 115 गुणे 120। हम लगाने वाला है डीएस, यहाँ सब 100 यानी इसका डीएस 1, इसका डीएस 1, इसका डीएस 1। डीएस का मतलब डिजिटल सम लगा रहे हैं, इसका एक का में गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डीएस लगा दीजिए। देखिए 5 4 9 खत्म, 6 5 11 1 12, 12 को आपस में जोड़ेंगे 2 1 3, इसका जोड़िए 2 2 4, यहाँ देखिए 5 2 7, यहाँ पे 2 1 3, 3 चौके 12, 12 को आपस में जोड़ेंगे 2 1 3, 3 का 7 में गुणा करेंगे 7 3 21 2 1 3, यहाँ पर भी 3, 3 से 3 कट गया यानी बना 1, जिसका डिजिटल सम 1, वही हमारा आंसर। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2, यानी कि डीएस अगर 20,000 है तो 20,000 का आपस में जोड़ेंगे तो डिजिटल सम 2 होगा। ऑप्शन बी में जोड़ेंगे तो 15,000, 15,000 का डीएस जोड़ेंगे तो 6 होगा। ऑप्शन सी में जोड़ेंगे 12,000 का डीएस 3 होगा। लेकिन ऑप्शन डी में ही एकमात्र ऐसा है कि जो 1 बनेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आने वाला है वो आएगा 10,000।
क्योंकि 10,000 का डिजिटल सम ही एक बनता है। देखिए जोड़िए सबको, एक आएगा, एक ही बना। तो जब भी इस तरह के सक्सेसिव प्रश्न है आप डीएस लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रॉफिट लॉस से ही क्वेश्चन है। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 16 क्लिप बेचे और 25% का लाभ प्राप्त किया, तो उसने 1 रुपये में कितने क्लिप खरीदे थे? ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। खरीदे थे मतलब खरीदने का मतलब होता है सीपी। आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य। क्या पूछा गया? क्रय मूल्य। जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो याद रखिएगा पैसा को ऊपर लिखा जाता है। तो कह रहा है कि 1 रुपये में 16 क्लिप, कोई कह रहा है कि 1 रुपये में ये 16 क्लिप, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 16 क्लिप बेचे यानी कि बेच दिया। 1 रुपया में 16 क्लिप इन्होंने बेचा यानी कि बेच दिया। जब 1 रुपया में 16 क्लिप इन्होंने बेचा तो कर उसे 25% का लाभ होता है। तो उसने 1 रुपये में कितने क्लिप खरीदे? तो क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य में 100 हमेशा ऊपर रहता है। यानी ऊपर हमेशा पैसा रखिएगा। 1 रुपया में 16 क्लिप ही नहीं खरीदा था, इसको 25% का लाभ पर बेचा था, तो 1 रुपये में कितना खरीदा था? सीपी पूछा है तो सीपी में 100 हमेशा ऊपर रहता है। नीचे ऊपर रखिए 100 और नीचे जितना लाभ आने रहता है उसको रख दीजिए। तो कितना का लाभ है? 125, तो नीचे रख दीजिए 125। काट देंगे, डायरेक्ट सीपी का मान आ जाएगा। देखिए 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 25 5 125। 4 से काट देंगे 4 चौके 16, ऐसा गुणा का है तो 4 5 20। डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में आंसर भी आ जाता है, 1/4 5 20। यानी 1 रुपया में कितने क्लिप खरीदा था? तो ऑप्शन नंबर 20 अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझा दे रहे हैं, देखिए ऊपर हमेशा पैसा को रखना है। तो पैसा कितना है? 1 रुपया में 16 के हिसाब से खरीदता है, 25% लाभ पर बेच देता है। तो सीपी क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य में 100 हमेशा ऊपर, लाभ हानि नीचे रख दीजिएगा। ऊपर हमेशा पैसा रहता है, काट पीट देंगे, इसी फॉर्मेट में आ जाएगा कि 1 रुपया में 20 के हिसाब से बेचा था, यानी खरीदा था। सॉरी, 1 रुपया में 20 के हिसाब से खरीदा था, 1 रुपया में 16 के हिसाब से बेच देता है, तो 25% का आपका प्रॉफिट कमा लेता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2,000 रुपये थी। उत्पादन को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। शोरूम में उत्पादन को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक थी। तो महेश शोरूम से उत्पादन को किस मूल्य पर बेचता है? क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का कितना बड़ा भावकाली क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, सीरीज वाला क्वेश्चन बिल्कुल लगा दीजिए। 2,000 रुपये का चीज था, कहिए हाँ। कर रहे लागत कीमत से 10% के बराबर खर्च हो यानी और ही उसमें जोड़ेगा तो हो जाएगा 110, परसेंटेज हटेगा 100। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल लागत से 15% और अधिक, तो 100 में 15 और जोड़ देंगे तो 115/100। यही काटने के बाद डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा कि कितना का था। अब आपको कंफ्यूजन होगा, 2,000 का चीज था, उत्पादन लागत से और ही 10% खर्चा हो जाता है तो उसको और जोड़ लेता है, तो 10% और 100 में 10 जोड़ा 110। आप 15% और जोड़ता है तो 100% था, 15 और यानी 115। इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो डीएस भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 जीरो से। देखिए जीरो सब खत्म हो गया। आप काट सकते हैं चाहे तो। देखिए 115 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 230। 230 और 230 का गुणा करना है 11 से, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी 11 से किसी संख्या में गुणा करना हो तो उसका एक नियम चलता है। यहाँ पे 0 है तो 0 लिखिए, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। अब फिर देखिए 2 किसी साथ जुड़ेगा नहीं तो यही 2 उतर जाएगा, यानी गुणा करेंगे तो आएगा 2530। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वो आएगा 2530। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सीरीज वाले प्रश्न होते हैं जो कई बार पूछे भी जाते हैं। आशा करते हैं कि ये सीरीज वाले प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। ग्रुप डी में आजकल अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इसलिए अच्छे प्रश्नों का प्रैक्टिस करके जाएं। ये सब प्रश्न देख रहे हैं कहीं ना कहीं पूछे गए। एक क्वेश्चन है, अगला प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ग्रुप डी का ही है। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यानी मिश्र धातु इसमें 42%। अगर परसेंटेज में 42% धातु है तो और 42% के सिवाय
जो आप बाकी बचेंगे 58%, वो क्या होंगे, अन्य धातु हो जाएंगे। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 42% चांदी है और रियल में कह रहा है 147 ग्राम चांदी है, तो कह रहा है उसी धातु में अन्य जो धातु है वो कितना ग्राम है, ये आपसे पूछ रहा है। आप तो चाहे तो आप ये भी लगा सकते हैं कि 42% बराबर 147, 100% का माना जाएगा, फिर उसका डायरेक्ट 58% निकालेंगे। तो 2 स्टेप निकालना पड़ेगा, लेकिन एक ही स्टेप में बनाइएगा। आइए बताते हैं कैसे। 100, अच्छा कोई चीज अपने आप में 100% था, अगर इसमें से 42% चांदी है तो बचेगा कितना, कहेंगे सर 58% अन्य चीजें। बताइए, अगर उसमें से 42% चांदी है तो बचा हुआ 58% अन्य होगा। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब बताइए, उसमें से 147 चांदी दिया है, 147, लेकिन परसेंटेज में कितना, तो 42%। समझिए, रियल में 147 ग्राम चांदी है, हमारे हिसाब से 42% में कितना का मान निकालना है, अन्य। तो क्वेश्चन पूछा है, तो बताइए धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितना है, अन्य तत्व कितना, 58। ये इसका मान पूछा है 58%। इसका परसेंटेज कट दिया, यानी कि कट गया, काट दीजिए। देखिए 21 से काटिए 7 बार में, 21 से काटिए 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 29 बार में, 29 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना, देखिए 9 सत्ते 63 को 3, इकाई अंक 3 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 को है। तो 7 दूना के 14, 14 26, 203 ग्राम आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आइए एक बार फिर से समझा देते हैं कि क्या किया गया। 147 ग्राम था चांदी और परसेंटेज में मान कितना दिया है, 42। आपको अन्य कितना तब रहेगा, 58%, क्योंकि 42% 100% में से चांदी हो गया, तो बचा 58% अन्य धातु है, तो इसी अन्य धातु का ग्राम पूछा था, गुणा कर दिए जितना चाहिए, काट दिए, 203 ग्राम आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न करके ही जाएं। देखिए अगला प्रश्न है, कर x की आय y की आय से 60% अधिक है। जो x की आय है y की आय से 60% अधिक है और y की आय z की आय से 40% अधिक है, तो x की आय z की आय से कितना प्रतिशत कम है। कई तरीके हैं, पहले आप देखिएगा, पहले x और y का तुलना किया है, फिर y और z का तुलना किया है। कर x की आय y की आय से 60% अधिक है। जो x की आय है y की आय से 60% अधिक है, तो x y को हम मान लेते हैं 100%, तो इससे 60% अधिक है, तो ये कितना होगा 160, पर काट कर छोटा कर लिए, 20 से काट दीजिए 8 बार में, 20 से काट दीजिए 5 बार में। अब देखिए इसका तुलना देखिए कर रहा है, y की आय z की आय से 40% अधिक है। ये y की आय जो है z की आय से 40% अधिक है। अगर z को हम 100 मानते हैं तो इससे 40% अधिक, तो कितना हो जाएगा 140 अनुपात में, काट कर छोटा करें, 20 से काटिए 7 बार में, 20 से काटिए 5 बार में। अनुपात अगर बन गया तो आप आंसर निकाल सकते हैं। अनुपात बना लीजिए, x अनुपात है y अनुपात है z, x और y का अनुपात देखिए कितना है 8:5, तो देखिए 8 अनुपात है 5, और y z का 7:5, तो इसके नीचे लिखिएगा, नीचे y का देखिए 7, तो इसके नीचे 7, और z का 5 है तो रखिए 5, इसके स्थान पर खाली है तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, यहाँ पे खाली है तो 7, यानी बगल वाला जो रहता है आ जाता है। देखिए 8 सत्ते 56 को 56, 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, ये इनका अनुपात मिल गया, यानी कि रियल अनुपात मिल गया। अब क्वेश्चन जो पूछा है बता दीजिए। अब क्वेश्चन कर रहा है कि x की आय z की आय से कितना परसेंट अधिक है। जो x की जो आय है ये z की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो ये 25 है, 56 है, कितना अधिक है 25, कहेंगे सर 31 अधिक है, प्रतिशत के लिए 100, कितना पर 25 पे, 25 से काट देंगे, 25 से काटेंगे 4, 31 चौके 4 तिहाई 12, 124%। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब भी अब भी कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो पहले इस तरह आप इस तरह तुलना कर लें, फिर आप रेशियो बनाना जानते होंगे तो रेशियो बनाकर डायरेक्ट हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपसे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहन ने पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। उसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से बना दीजिएगा। पहले कितने परसेंट बढ़ी है, 12%, तो 112
बटे का 100। ये सक्सेसिव क्वेश्चन होते हैं कि फिर बढ़ा ऐसे। फिर करा कि 15% बढ़ा तो लिख लीजिए 115 बटे का 100। हमें कर कि इतना बढ़ा बढ़ने के बाद उसका वर्तमान कीमत जो है इस समय फिलहाल 1,28,800 है। तो 2 वर्ष पहले यानी इनको बढ़ने के बाद ही वर्तमान में ये है, तो इन 2 साल बढ़ने से पहले यानी ये वाला आपसे मान पूछा है कि कितना था। क्वेश्चन को देखिए, पहले 12% बढ़ता है, फिर 15% बढ़ता है। इतना बढ़ने के बाद यानी 1,28,800 रुपये हो जाता है। तो ये 2 साल पहले कितना था ये पूछा था। आइए काट देते हैं। जब भी कैलकुलेशन ज्यादा है तो आप डीएस लगा सकते हैं। इसका डीएस एक है, भाग देंगे कोई नहीं, इसको तिरछा गुणा करेंगे तो भाग कर देगा। तो 112 गुणे 115 काट दीजिए डायरेक्ट। देखिए 8 1 9 खत्म, 8 2 10 यानी डीएस आने वाला है 1। इधर देखिए 2 2 4, इधर देखिए 5 6 7, 7 चौक 28, 8 2 10 यानी 1। 1 में 1 से भाग देंगे 1 यानी डीएस जिसका एक आएगा वही हमारा आंसर। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डीएस बी बनेगा। तो बी वाला बन रहा है जो कि क्वेश्चन में दिया 1 लाख था। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी वाला हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 30%, 20% और 10% की क्रमागत 3 छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट बताइए। ये बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है। 3 छूट देकर एकल छूट पूछता है, कैसे लगाते हैं आइए बता रहे हैं। पहला छूट दे रहा है 30%, तो 30 100 में से 30 घटा दीजिए तो कहेंगे 70। 20% है तो 80, 10% है तो 90 बटे का 100। लेकिन 3 वो छूटे इसीलिए 2 बार आपको 100 लिखना है। आज जानेगा कि पहले ही अपने आप में 100% था, घटने के बाद ये आ गए हैं। बस काट दीजिए। देखिए 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसल। गुणा कर सकते हैं 7 बटे 56, 56 का 9 में गुणा करेंगे 9 6 के 54 को 4 और 9 पचे 45 5 50। ये 10 बचा था, भाग देंगे तो 50.4। सोचिए पहले 100% था, अब हो गया 50.4। कहेंगे कितना कम हुआ है, तो कहेंगे सर घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 49.6%। यानी तीनों का एकल बटा इसके बराबर होगा। जब इस तरह कर दे तो अब इस तरह लगाएं, घटाकर डायरेक्ट इसे घटा देंगे तो आंसर निकल के चला आएगा। आइए देखते हैं एक प्रश्न और। कह रहा है कि 2,000 रुपये पर 6.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। बिल्कुल आसान। साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। ब्याज देखिए आपसे पूछा गया है तो ब्याज को ब्याज रहने दीजिए। मूलधन देखिए क्वेश्चन में दिया है 2,000 तो 2,000 रख लीजिए। दर आपसे देखिए दिया 6.5%, 6.5। इस बार समय दिन में दे दिया है। अच्छा एक लॉजिक बता रहे हैं क्वेश्चन का, क्योंकि मेरा अनुभव है ऐसा क्वेश्चन अक्सर। देखिए अगर आप 3 फरवरी से 7 अप्रैल तक का टोटल दिन निकालिएगा तो 73 दिन आएगा। हमको कैसे पता? क्योंकि आप निकालिएगा तब वो आएगा। और ज्यादातर 73 इसलिए आता है क्योंकि 73 से फिर 365 कट जाता है। तो आप चाहे तो 3 फरवरी से 17 अप्रैल तक का दिन निकालेंगे तो आएगा 73। ओवरऑल कैसे पता चला? क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल डायरेक्ट 2-2.5 महीना 3 महीना है तो 73 दिन बनता है। ये चीज लगा, क्योंकि 73 से 365 कटेगा देखिएगा। तो दिन पूरा निकालेंगे 3 अप्रैल से 17 अप्रैल तक का। 3 फरवरी से 17 अप्रैल तो आएगा 73 दिन। नीचे 100 होता है, एक स्थान से 10 हटाएंगे 1 0 और। ये दिन है, इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करते हैं। दिन को वर्ष बदलने के लिए 365 से भाग, महीना है तो वर्ष बदलने के लिए 12 से भाग। काट दीजिए। देखिए 73 से इसको काटिए 5 बार में, 5 से इसको काट दीजिए 13 बार में। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म। 13 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका ब्याज निकल जाएगा 13 दूना के 26 रुपए। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 26 रुपए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रेलवे ग्रुप डी आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है उत्सवी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 7,500 रुपए की धनराशि का निवेश किया। यदि उसने n वर्षों के बाद
10,443 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई तो यन का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह की यन क्या है, समय, आपसे समय पूछा है, तो इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो एक तरफ आप मूलधन और एक तरफ मिश्र धन का अनुपात बना लीजिए। मूलधन कितना दिया है तो कहेंगे 7500 रुपये दिया है, मिश्र धन कितना दिया है तो 10,443 रुपया दिया है। अब इसमें देखिए दर कितना दिया, तो दर दिया 18%। 18% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 18 यहाँ पे हो जाएगा 100, काट देंगे 2 से 9 बटे को हो जाएगा 50। ये नीचे का मूलधन ऊपर का ब्याज होता है, तो मूलधन की जगह पर मूलधन, ये आपका मूलधन हो जाता है। अब मूलधन में जैसे 9 जोड़ देंगे, ब्याज ऊपर का ब्याज नीचे का मूलधन, तो मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन, ये हो जाएगा 49। इसको काट कर ऊपर वाला छोटा भी कर सकते हैं। देखिए आप काट सकते हैं इसको, 3 से काट दीजिए, 3 से काटिए 25 बार में 00, और 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 9, 1 14, 3 4 12 2, 3 8 24, 3 1 3। 3 से काटे 25 बार में, इसको काटे इतना बार में। अब बताइए, अब नीचे में से आप मूलधन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मूलधन से समय निकालना आसान हो जाता है। ये 50 का आपस में क बार गुणा करेंगे कि 2500 आ जाए, कहेंगे सर 2 बार। अगर मूलधन में 2 बार गुणा किए तो मिश्र धन में भी 2 बार गुणा होता है, तो आपस में कितना बार गुणा किए तो 2500 आया, कहेंगे सर 2 बार, तो समय भी आपका हो जाएगा 2 वर्ष। इसका यही कंसेप्ट होता है, जितना बार गुणा करने पर आंसर आता है वही आप लिख देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। एक तरफ मूलधन और एक तरफ मिश्र धन का अनुपात बना लीजिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या है। अगर ऐसे क्वेश्चन देखिए दिया गया है तो जितना का विषम कहे, जैसे कहे ना 17, प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत, तो वही हो जाता है उसका औसत। जैसे क्वेश्चन में प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत कितना, तो वही 17 आंसर। प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत तो 15, यानी इस तरह के प्रश्न में जितना का औसत कहे वही उसका आंसर हो जाता है। देखिए प्रथम 17 विषम संख्या का औसत बताइए कितना हो जाएगा, कहेंगे 17, खत्म। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया सो बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न भी देखते ही जवाब दे सकते हैं। कह रहा है कि ब्रैकेट में 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर पूरे का अपान 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर प्लस 0.0073 का होल स्क्वायर, इस तरह के प्रश्न आता है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ध्यान देखिए। आप क्वेश्चन को तो ऊपर और नीचे के जो अंक लिखे गए, तो ऊपर के जो अंक है नीचे के अंक है, तो दशमलव में सिर्फ एक स्थान का फर्क होगा। देखिए ऊपर में 2 स्थान पे दशमलव है तो नीचे 3 स्थान पे दशमलव है, तो दोनों में अगर तुलना कीजिएगा तो 2 स्थान से 2 स्थान कट जाएगा, एक स्थान बच जा रहा है, यानी एक स्थान का दशमलव बच जा रहा है। तो दशमलव का मान ध्यान से देख लीजिए। इस तरह के प्रश्न में अगर दशमलव एक स्थान पर बचता है तो इसका मान होता है 10, अगर दशमलव 2 स्थान पे बचता है तो इसका मान होता है 100, दशमलव 3 स्थान पे बचता है तो उसका मान होता है 1000। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप कैसे दीजिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से। अगर मैं तो इसमें किसी एक को लेकर अगर मैं इसको हल करता हूँ 0.05 का होल स्क्वायर अपान 0.005 का होल स्क्वायर, पूरा मत हल कीजिए, बस एक सेक्वेंस लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना स्थान पे दशमलव है 2, यहाँ पे कितना स्थान पे दशमलव कहेंगे 3, ये कितना स्थान दशमलव ज्यादा है, कहेंगे एक स्थान ज्यादा है सर, इससे एक स्थान दशमलव ज्यादा है, और एक स्थान ज्यादा है तो एक दशमलव, एक स्थान पे दशमलव ज्यादा है तो एक स्थान पे अगर दशमलव ज्यादा है तो उसका मान होता है 10, हमेशा होता है 10। ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, 10 दाम में 100, पूरे का आंसर आ गया 100। क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देख रहे हैं एसएससी का एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस तरह के प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 941 प्लस 149 का होल स्क्वायर प्लस 941 माइनस 149 का होल स्क्वायर अपान 941 गुणे 941 प्लस 149 गुणे 149, इस तरह के प्रश्न आए तो भी फार्मूला होता है। ऊपर देखिएगा, ऊपर अगर हम ए बराबर मान लेते हैं 941 और बी बराबर मान लेते हैं 149, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में यही तो लिखा गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे ध्यान से देखिए लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही चीज, क्योंकि अंक के जगह पर मैंने ए लिखा है, बी के जगह पर मैंने जो अंक है बी लिखा है। ये टोटल ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपस में जोड़िएगा तो टोटल होता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे देखिए यही चीज लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कट जाता है, बचा क्या 2। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सूत्रों पे आधारित प्रश्न होते हैं। ये स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे आधारित है। आशा करते हैं फार्मूला वाले भी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए जैसा कि दिख रहा होगा, लिखा है 9 बटे का 99 गुणे 99 करा कितना। ऑप्शन भी देख रहे हैं अलग अलग दिया है। ऐसा प्रश्न देख रहे हैं एसएससी का एक समय ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये रहा है, कई बार पूछा गया है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ऐसे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या आइए बता रहे हैं कैसे लगाते हैं। अगर कोई चीज ऐसे लिखा हो बताइएगा 5 से 2/3, तो इसका मतलब समझते हैं कैसे। इसका मतलब ये ऐसे लिखा गया है 5 प्लस 2/3। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, गलत नहीं है, मेथड यही होने करता है। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सही तरीका है। अब बस उसी को ऐसे आप लिख दीजिए। देखिए इसको हम ऐसे तब लिख सकते हैं सर, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 999 प्लस 98/99 गुणे का 99, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसका 99 में इधर गुणा करके इधर जोड़ते हैं तो इधर इसका गुणा करेंगे तो होगा 999 गुणे 9 प्लस 98 बटे का 99 और गुणे का इधर 99। अब 99 से 99 इधर काट सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1000 माइनस का 1 गुणे 99 प्लस इधर बचा है 98। मैं पूरा कंसेप्ट ही आपको सिखाता रहा हूँ, कैसे प्रश्न आएगा तो कैसे बनाएंगे। अब 99 का एक बार इधर गुणा कीजिएगा, 99 का बार इधर गुणा, 99 का इधर गुणा करेंगे तो 99, 3 जीरो इधर उतार लीजिए, माइनस 99 कम 99 और प्लस 98, आंसर आ जाएगा। 99 में से 98 घटाएगा तो -1, यानी 9 9 3 गो जीरो में से फिर एक कम कर दीजिएगा। 99 में से 98 घटाएगा तो एक, बड़ा चिन्ह के सामने माइनस है तो माइनस, और 999 से एक घटाएगा तो आंसर आएगा 98 999। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन इसका देखिएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि 98 3 × 9। लेकिन पेपर में जब भी आए तो आप इतना ना करें, डायरेक्ट इस बीच वाला को उठाइएगा 98, और जितना आगे 9 लिखा है उतना 9 उतार दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।